तो क्या था, 100 तक था ना क्वेश्चन, हुआ था का? हाँ, 97, 98 आयत व्यय हो गया था, पूंजीगत प्राप्ति हो गई थी। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन से, यहां से निम्नलिखित में से कौन सी आयगत प्राप्ति है? नहीं, क्या कहा, कौन सी आयगत प्राप्ति है? 101 नंबर क्वेश्चन से था कि आयगत प्राप्ति इसमें से कौन सी है, उसको कह रहा है। अंश जारी करना है, कमीशन अर्जित करना है, एक भवन की बिक्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कौन सी आयगत प्राप्ति है, तो आयगत प्राप्ति में कौन आ जाएगी? अंश को क्या करना है, जारी करना। आयगत प्राप्ति है क्या? नहीं। आयगत प्राप्ति किसको कहते हैं? नहीं, भवन की बिक्री तो फिर पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी ना। जैसे ही किसी भी एसेट्स को क्या करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे और वहां से जो कुछ हमें रिसीव होगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे ना। उसको क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे उसको। ठीक है, गुड मॉर्निंग वंदना जी। तो कहा कि आयगत प्राप्ति में से कौन सा आएगा, तो भवन की बिक्री तो क्या हो जाएगी, एसेट वाला सेल है, वो क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं हो सकता, आयगत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्या हो जाएंगी? पूंजीगत प्राप्ति। क्योंकि एसेट्स जब भी बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमको? जो पैसा मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्ति है। अब अंश को जारी करना, ये भी क्या है? अंश को जारी करना, ये भी आयगत प्राप्ति नहीं है। आयगत प्राप्ति वो प्राप्ति है जो दैनिक नहीं, जो डेली रूटीन में है बिजनेस के। जैसे बिजनेस हमारा है, मान लीजिए चेयर बेचना, नहीं वो कॉपी किताब बेचना, तो कॉपी किताब बेचकर जो पैसा मिला, मतलब गुड्स को बेचकर जो पैसा मिला है, वो हमारे लिए आयगत प्राप्ति होगी। बाकी जो भी है वो क्या हो जाएगी? पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम बात करेंगे अंश जारी करना, ये भी पूंजीगत है, और भवन की बिक्री करना, ये भी पूंजीगत बिक्री है। तो आयगत प्राप्ति कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101। ये भी अगर हम बात करेंगे तो ये रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट वाला से ही आता है, आ रहा है क्वेश्चन। अब रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट से क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका कितना क्वेश्चन है वहां पर देखिए। एक वो हो गया, 2 2 3 4, मतलब एक चैप्टर नया से लिख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक नया चैप्टर ही लिख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट। कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है, कौन सा आयगत प्राप्ति है, कौन सा पूंजीगत व्यय है, कौन सा आयगत व्यय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कहा ओवर राइडिंग कमीशन। इसको मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हिंदी में इसका वर्ड थोड़ा चेंज है। ओवर राइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ओवर राइडिंग कमीशन कब क्या किया था, कैलकुलेट किया जाता है? ओवर राइडिंग कमीशन मतलब कैश सेल्स पर, क्रेडिट सेल्स ओनली, सेल्स एट हायर प्राइस। अगर मान लीजिए कोई वस्तु बहुत ज्यादा हायर प्राइस पर बेचा जा रहा है, मतलब इसका वहां पर समझ जाना है आपको कि वहां पर क्या किया गया, एक चीज उसमें है जुड़ी हुई, वो है ओवर राइडिंग कमीशन। अब मान लीजिए कि जैसे आपको कुछ ऐसी वस्तु मंगानी है जो आपके बाजार में नहीं मिलता है। अब जैसे मान लीजिए मधुबनी में आपको चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है, और आप ऑनलाइन खरीदने से डर रहे हैं, है ना। तो किसी दुकानदार को, जो फोन दुकानदार है, उसको बोले कि आप मंगवा दीजिए। तो एक तो वो क्या करेगा, पहले मान लीजिए स्टोर से वो मंगवाएगा, दरभंगा वाला मंगवाएगा, फिर दरभंगा वाला से वो मंगवाएगा, तो अपनी एक कमीशन उसमें ऐड ऑन और करेगा ना, और उससे क्या हो जाएगा, सेल्स एट हायर प्राइस। हो सकता है कि वो आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल रहा है 1,60,000 का, और आपके यहाँ पास आते आते 1,80,000 तक पहुंच गया है, 2 लाख तक पहुंच गया है, तो उसको कहेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ओवर राइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स एट हायर प्राइस। सेल्स एट हायर प्राइस, जब हम हायर प्राइस पे सेल्स करते हैं तब वहां पर एक चीज आती है, वो होती है ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, और उसका जो चेन बनता है, समझ गए आप, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं किया जाता है, या जो सेल कर रहा है वो क्या किया, दूसरे तीसरे व्यक्ति से मंगवा कर आपको दे रहा है, इसीलिए थोड़ी सी प्राइस में क्या आ रही है, फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स एट हायर प्राइस। अगली जो क्वेश्चन है वो है प्रेषण स्कंद खाता। इसको कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट। एक वहां पर लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट, एक चैप्टर लिखना है, ये बीकॉम का चैप्टर है।
जब बीकॉम के बुक में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी नई सिलेबस ऐड हुई है उसमें दिया गया है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। नहीं तो जो जहाज शिपिंग कंपनी होती है वो अपने क्या करती है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट खोलती है, वहां पर कंसाइनी कंसाइनर सब होते हैं। तो अपने को एक चैप्टर और भी पढ़ना है, नाम है उसका कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट इसको थोड़ा सा उसमें पढ़ लेते हैं, इसमें इंग्लिश में ही कहा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रियल नॉमिनल मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कहा कि जो कंसाइनमेंट स्टॉक है, प्रेषण स्कंद खाता जो है, तो वो क्या कहता है, वो कौन सी खाता है, तो वो है नॉमिनल अकाउंट। वो किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वहां पर वो कैलकुलेट करता है कितना स्टॉक अपने पास आया, कितना हमने भेजा, क्या चार्ज किया हमने भाड़ा, नहीं हमको क्या भाड़ा देना पड़ा, तो वो सारी चीजें वो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में क्या करता है, लिखता है। और जैसे ही किसी कोई भी खाता मतलब खर्च और एक्सपेंस से संबंधित होगा या खर्च या एक्सपेंस वाली बात उसमें होगी, तो वो सीधा सीधा कहां पे आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट पे आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 104। इन अ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन द कंसाइनर, अभी हमने कहा ना कंसाइनमेंट अकाउंट से एक नहीं दो क्वेश्चन आ गए, नहीं 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 चार नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट से नहीं नहीं चार नहीं बोले होंगे, हाँ एक तभी आया था, एक अभी आया है, दो हो गए। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट वाले चैप्टर में ही एक और क्वेश्चन डाला गया, कहा इन अ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन, एक कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, द कंसाइनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय, वहां पर कंसाइनर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे ही कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन की बात होगी तो बोला कि टोटल सेल प्रोसीड लेस कंसाइनी कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस। नहीं, मान लीजिए कि जो हमको, अगर मान लीजिए हम ये बात करेंगे कि आप हमको सामान दे रहे हैं 1 लाख में, तो इसमें आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप हमको दे रहे हैं 1 लाख में, तो ये हो गया आपका टोटल सेल प्रोसीड्स, और इसको पाने के लिए आपने जो जो खर्च किया होगा उसको लेस कर देंगे, सीधा सीधा बात है। टोटल सेल प्रोसीड्स लेस कंसाइनी कमीशन, भी जो कंसाइनी था उसका कमीशन प्लस अदर एक्सपेंसेज, ये हो जाता है किसका, कंसाइनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें उस चैप्टर में एक फॉर्मूला है। अभी तक 2 क्वेश्चन आ गए कंसाइनमेंट अकाउंट से। अगला क्वेश्चन ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर एंड को वेंचर शेयर। इन अ ज्वाइंट वेंचर द को वेंचर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ओनली, रिसोर्स एंड रिस्क ओनली, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये ज्वाइंट वेंचर्स, वेंचर्स अकाउंट लिखिए, वेंचर्स अकाउंट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही दिया गया है, बीकॉम के चैप्टर में ही, ठीक है। कौन सा, को वेंचर शेयर, इन अ ज्वाइंट वेंचर को वेंचर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ओनली, रिसोर्सेज एंड रिस्क ओनली, ठीक है। तो कहता है कि यहां पर आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो को वेंचर्स होते हैं, को वेंचर्स का मतलब जैसे हम सब मिलकर बनाए, अब मान लीजिए हम क्लास में 3 लोग अभी हैं, एक तो हम है, मान लीजिए और भी हैं, 3 लोग हैं, 3-4, तो 3-4 लोगों का हमने एक ले लिया कि भाई हम तीनों का 3-4 लोगों का क्या मिलता है, मन मिलता है, तो हम सब मिलकर के क्या बनते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। अब ज्वाइंट वेंचर तो मान ली तेजस हुई, तेजस क्या हो गई, ज्वाइंट वेंचर्स हो गई। अब तेजस ज्वाइंट वेंचर हो गई, लेकिन हम सारे क्या कहलाएंगे वहां पर, को वेंचर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे वहां पर, को वेंचर्स कहलाएंगे। वहां पर क्या कहलाएंगे, वहां पर को वेंचर्स कहलाएंगे, वहां हम लोग क्या कहलाएंगे, को वेंचर्स कहलाएंगे। अब वो है कि को वेंचर्स का क्या क्या काम होता है, तो को वेंचर्स का काम है प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, नहीं प्रॉफिट या होगा लॉस होगा, हम दोनों बांटेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि भाई पांचों मैंने पहले आदमी का मन मिलता था, आज लॉस हो गया तो हम लोगों का मन नहीं मिलता, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। इसके बाद रिसोर्स और रिस्क भी शेयर करेंगे, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, नहीं क्योंकि हम अकेले, मान लीजिए हम 4-5 लोग हैं, हम तीनों चारों पांचों का मन एक जैसा था कि नहीं सर कुछ कुछ बढ़िया किया जाए, तो हमने एक ज्वाइंट वेंचर शुरू कर दिया, हम लोग को वेंचर्स बन गए। अब थोड़े कहेंगे कि नहीं रिस्पॉन्स मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो मैं खुद लूंगा, नहीं, सारे को वेंचर्स मिल कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए वेंचर्स अकाउंट का क्वेश्चन था, वेंचर्स अकाउंट से क्वेश्चन निकला ना, और कंसाइनमेंट से 2 क्वेश्चन निकला है, ठीक है।
चलिए, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी बिजनेस के एक स्पेसिफिक पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को समराइज करने का काम किसका है? ट्रेडिंग अकाउंट का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, बैलेंस शीट का है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। चलिए, 106 हो गया। 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये बैलेंस शीट में जा रहा है पूरा। अब यहां पर एक चैप्टर लिखिएगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स है ना, फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा है ना। कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, परचेज को, इसके बाद क्या है? परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, इसके तो क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ द अबव। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ अगर एक बार सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से एक बार पढ़े और उसके जो कोर बिंदु है जो मैं क्लास में बताऊं, अगर उसको कर ले आधे से 1 घंटे भी रोज का, तो बढ़िया से एग्जाम निकाला जा सकता है। नहीं, प्रॉब्लम गड़बड़ी थोड़ी बहुत हमारी स्ट्रेटजी में है, उसको सही करनी है। Which financial statement represents the financial position of business at a specific point in time? तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट। जैसे पोजीशन बताने की बात हो गई तो बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो गई तो क्या हो जाएगा? मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने की बात हो गई तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ग्रॉस लॉस की बात होगी तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, 108 में क्या हो जाएगा आंसर? बैलेंस शीट। ठीक है, सी। 109, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना, 3। चौथा क्वेश्चन फिर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? फिक्स एसेट कंपोनेंट है, करंट एसेट कंपोनेंट है, रेवेन्यू कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट मतलब बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू को रखते हैं? उसको क्या मतलब है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब किससे है? प्रॉफिट एंड लॉस से ना, तो फिर रेवेन्यू तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो यही तो पूछ रहा है ना, नॉट आप तो यही छोड़े थे नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू बैलेंस शीट का कंपोनेंट नहीं है, ये किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का कंपोनेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट का कंपोनेंट है एसेट एंड लायबिलिटीज और कैपिटल। अब एसेट में 2 तरह की, फिक्स एसेट, करंट एसेट। लायबिलिटीज में 2 तरह की, फिक्स लायबिलिटीज एक सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कैपिटल हो जाएगी। ये सारे कंपोनेंट में आ जाएंगे। चलिए, इसका 110, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बेस्ड ऑन। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सबसे पहले चैप्टर में क्या और जोड़ दीजिए तो, सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में एक और क्वेश्चन जोड़ दीजिए। कितने हो जाएगा टोटल? अब 3 हो गए। यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है चैप्टर नंबर 111 का अकाउंटिंग सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन गवर्निंग प्रिंसिपल, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस किया जाता है वो किस पर? गैप के आधार पर ना। हम ऐसे रखते हैं ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप पढ़े है ना, क्योंकि इसलिए लाया गया था कि ताकि सिमिलरिटी हो जाए। नहीं, सिमिलर रखे, तुलना करने हमें आसानी हो। 110 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। क्लियर? चलिए, 11वां, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये कह सकते हैं 11th में क्या है, जब आप बुक खोलोगे तो वहां पर 2 चीज दिखती हैं। एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस शीट तक खत्म हो जाता है, उसके बाद उसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पर निर्धारित है ना। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पढ़ने वक्त स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब वो इसलिए दिया रहता है पता है, उसमें टैली की बात है, पूरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में डिफाइन किया गया है। तो अपने को वो चैप्टर भी नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चन वहां से आएगा, उससे क्वेश्चन रहता है। देखिए, बुक में दी गई है तो अपने को पढ़ के जानी है। देखिए, क्योंकि वो कहता है कि आप टीचर बनने आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, भले ही वो हमें पढ़ाना है या नहीं, या उनके लिए उपयोगी है या नहीं वो। ठीक है, तो वहां पर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो कहता है कि जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होती है उसका काम होता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देना या टेलर मेड।
तो दोनों होती है, रेडी टू यूज। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि रेडी टू यूज है, उसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे व्हाट्सएप आपको, आप फोन में इंस्टॉल करेंगे तो व्हाट्सएप के जो फीचर्स कंपनी वालों ने दी है वही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप जो चाहेंगे कुछ चीज अपने हिसाब से चेंज कर ले, हो जाएगा। लेकिन आपने खुद का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डेवलप किया है, उसको चाहेंगे कस्टमाइज कराना तो करा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी करते हैं और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर वाला सर, तो लिखिए कंप्यूटर से संबंधित चैप्टर भी पढ़ के जाना है। अगले चैप्टर का नाम हो जाएगा ये, उस चैप्टर का नाम तो अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप लिख लीजिए कंप्यूटर से संबंधित चैप्टर को भी पढ़कर जाना है। चलिए, हु इज द डेवलपर ऑफ टैली? टैली के डेवलपर कौन है? वॉली फ्रीजिंग, जॉन केमिंस, श्याम सुंदर गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका कौन है? तो टैली के जो हमारे डेवलपर हैं वो हैं श्याम सुंदर गोयनका जी, ठीक है, इनका नाम। अब ये टैली का भी कौन सा वर्जन चल रहा है? तो टैली का वर्जन चल रहा है ERP 9.0, ये वर्जन है उसका। जैसे एंड्रॉइड का वर्जन होता है, एंड्रॉइड 13, 14, 15, इसी तरह से वर्जन है उसका। टैली का भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ERP 9.0, ये भी लिख लीजिए। देने वाले कौन है? टैली को डेवलप करने वाले कौन है? श्याम सुंदर गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका। 112 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 113 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्नर वनाम मर्रे रूल्स, in absence of any contract to contrary deficiency arising of an account of partner becoming insolvent shall be borne by solvent partner in there। हिंदी में पढ़ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। गार्नर बनाम मुर्रे के अनुसार किसी भागीदार के दिवालिया हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली विपरीत कमी के लिए किसी भी अनुबंध के अभाव में कमी को उनके शोधनीय भागीदारों द्वारा वहन किया जाएगा। गार्नर बनाम मर्रे रूल आपको समझ रहे होंगे। देखिए गार्नर बनाम मर्रे रूल कहां पर आपको फॉलो होगा? ये सीधा सीधा आपका आ गया है कहां से? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लिखिए वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन अभी देखने को मिला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से, ठीक है। अब कहता है कि गार्नर बनाम मर्रे रूल ने कहा कि अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाएगा, अब वहां पर जो दिवालिया हो जाएगा तो कोई जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी, उस विपरीत कमी को जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट मतलब अभी दिवालिया नहीं हुआ है, सॉल्वेंट पार्टनर्स किस फॉर्म में बांटेंगे? तो उसको उस फॉर्म को बांटने के लिए क्या हो जाएगा? फर्म के विघटन से पहले पूंजी अनुपात, मतलब फर्म को विघटित होने से पहले का जो उसका पूंजी अनुपात है, उसी फॉर्म में वो उसकी कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखिएगा। फर्म के विघटन होने से पहले पूंजी अनुपात में। और क्योंकि क्यों हो रहा? देखिए अनुबंध के अभाव, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके बीच में नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो कॉन्ट्रैक्ट में जिस हिसाब से लिखा रहेगा ये वो, या तो वो, और नहीं तो लाभ हानि अनुपात जो रहेगा उसके, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर ये, हाँ ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो जाएगा? लाभ हानि अनुपात, या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा रहेगा वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदत्त अंशदान को वर्गीकृत किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, हाँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये किसका है? एनपीओ चैप्टर का। लिखिए एनपीओ से क्वेश्चन है ना, 12th का एनपीओ। नहीं लिखे हैं वो चैप्टर, नहीं लिखा हो गया। एनपीओ हमको याद रहता है अभी सारा कुछ। मेरा है कि या तो आओ तो फुल्ली आओ प्लेटफॉर्म पर, नहीं तो आराम से सोए रहो, ठीक है, ताकि मन मतलब कहीं पर कुछ दोष ना हो। कौन सा चैप्टर मैंने लिखवाया, कितना क्वेश्चन लिखवाया, सब मुझे स्मरण रहता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज क्लासिफाइड एज, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको किस रूप में क्लासिफाई किए जाएंगे? तो सब्सक्रिप्शन क्या है? उनको मिलने वाले था और वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या है? मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटीज है? एसेट है। जो चीज हमको मिलना था वो मिला नहीं, तो हमारे लिए क्या है? एसेट है। जो चीज हम देने वाले थे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या है? हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो जो देने वाले थे नहीं दिए हैं वो लायबिलिटीज है, जो मिलने वाला था नहीं मिला है वो एसेट है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एसेट्स। 114 का क्या हो जाएगा आंसर? सी।
जो मिलने वाला था नहीं मिला, एसेट। जो देने वाले थे नहीं दिया, लायबिलिटीज। दूसरा क्वेश्चन उसी से, एनपीओ से ही सेकेंड क्वेश्चन आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील कैश पोजीशन, सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दिखाता है? सरप्लस और डेफिसिट दिखाता है, ये नेट प्रॉफिट नहीं दिखाता, क्योंकि अकाउंट बनाते हैं किसके लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वहां पर वो दो चीज शो करता है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। क्या? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी, सरप्लस या डेफिसिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का? अब कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। भाई जब भी पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो होगा ही होगा। लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पार्टनरशिप फॉर्म का जो विशेषता होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म का जो एंटिटी होता है उसके पार्टनर्स के साथ जुड़ा रहता है। अब यहीं पर दो चीज आपको समझनी होगी, कल मैंने इसको बीएसटी में समझाया भी है, वीडियो भी गए हुए थे, कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात हो रही हो या पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही हो, तो आपको ध्यान देने की बात है कि यदि पार्टनरशिप फॉर्म 1932 की बात हो रही है, अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात हो रही हो, तो वहां पर क्या क्या चीज आती हैं? और एक अभी जो आ गया है एलएलपी, सुने होंगे नाम, 2009 आ गया है, इसके अंदर क्या बात होती है? इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। अब जैसे ही हम 1932 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाती है? नाम से स्पष्ट है, लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि एलएलपी का फुल फॉर्म ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। पहली जो बड़ी विशेषता है यहां पर, ठीक है। यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी कहां पर आएगा? यहां पर किसी पार्टनर्स के चले जाने से एलएलपी जो फॉर्म होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो 1932 की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा, जुड़ा अस्तित्व होता है, उससे अस्तित्व बिल्कुल जुड़ा होता है, सेपरेट बिल्कुल नहीं होता है, कि पार्टनरशिप फॉर्म का अस्तित्व उसके पार्टनर से बिल्कुल क्या होता है? जुड़ा रहता है। याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहां पर 1932 में पार्टनरशिप का, पार्टनर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। लेकिन एलएलपी अगर आप खोलना चाहते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनिवार्य है। ये डिफरेंस मैंने कल बीएसटी के क्वेश्चन में था, मैंने वहां बताया हुआ था, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, चलिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेपरेटली। म्यूचुअल एजेंसी मतलब सभी लोगों का एक म्यूचुअल कंसर्न होता है ना, कंसेंट होता है, तभी तो वो पार्टनरशिप फॉर्म है। चलिए 116, which of the following accounts is not maintained in the books of partnership firm? ठीक है, which of the following accounts is not maintained in the books of partnership firm? पार्टनरशिप फॉर्म के बुक्स में कौन सा अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है? कैपिटल अकाउंट किया जाता है, करंट अकाउंट किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे क्या उसमें? नहीं। ये भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन ही है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एक लिखिए ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या फंडामेंटल होता है ना, पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर है ना, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है ना पार्टनरशिप, या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 116 नंबर और एक क्वेश्चन 117 नंबर। चलिए, कहा क्या सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो पार्टनरशिप फर्म के बुक में कौन सा अकाउंट नहीं खुला जाता है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं खुला जाता है, बाकी सारे अकाउंट खोले जाते हैं। चलिए 118 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक नया चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, VALU, इट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का चैप्टर है, तो बोला कि जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने की बात होती है तो उसका अलग अलग मेथड है, कौन सा मेथड नहीं है ये पूछ रहा है।
कौन सा मेथड नहीं है? देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, सारे मेथड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ठीक है, और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीन मेथड है, तीनों मेथड है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट। क्विक एसेट किसे कहते हैं? क्विक एसेट किसे कहते हैं? जो तुरंत फटाक से पैसा में टर्न हो सकता है। तो इन्वेंट्री क्या क्विक एसेट आएगा? इन्वेंट्री को सोचेंगे कि तुरंत पैसा कन्वर्ट कर ले, हो पाएगा क्या? नहीं, जब बिकेगा तभी पैसे में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कैश बैंक में है तो क्विक एसेट है ना, चाहेंगे फट से निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास, दे विपत्र है आपके पास, उसको चाहेंगे तो भुना लेंगे, बैंक से पैसा मिल जाएगा। तो क्विक एसेट वो एसेट है जिसको इजीली तुरंत जो है सो पैसे के रूप में, कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री जो है जब तक वो बिकेगा नहीं उससे कैश प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए वो क्विक एसेट के रूप में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है। इन्वेंट्री क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं होता है। नॉट को बढ़िया से पढ़ना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूइंग द शेयर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड पार्टनर शेयर वैल्यूइंग अ शेयर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का शेयर निकालते हैं तो कौन सा मेथड नहीं है? देखिए, नेट एसेट मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है, रिवैल्यूएशन मेथड भी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं ना, तीनों हो जाएगा मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव भी बहुत सारा आंसर आया है इस पर। ठीक है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों मेथड है, नेट एसेट मेथड भी है, रिवैल्यूएशन मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। और पार्टनरशिप फॉर्म में, और 120 नंबर चैप्टर, 120 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, एक क्वेश्चन चैप्टर लिखे थे ना, चैप्टर तभी लिखे ना, फंडामेंटल वाला चैप्टर, उसमें लिखिए ना 120 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 120। क्योंकि यहाँ पर मेथड की बात है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिए ना। और 118 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखेंगे। 120 क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखेंगे। जब पढ़ाते रहेंगे तो वहां पर ये सारे मेथड्स का एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। चलिए, व्हेन द प्रॉफिट, फिर अगला क्वेश्चन उसी से है, पार्टनरशिप से ही है। कह रहा है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इज चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट अफेक्टेड। अगर मान लीजिए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर मतलब बांटते थे, मान लीजिए 2:2:1 में बांटते थे, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा अकाउंट होगा जो प्रभावित नहीं होगा? क्या कैपिटल अकाउंट प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? पहले हमारे कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाता था 2 रुपया, अब आ गया 1 रुपया, तो प्रभावित होगा ना। करंट अकाउंट भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए शेयर हमारा फिक्स नेचर का है तो हमको 2 अकाउंट खोलनी पड़ेंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पूंजी का नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा अकाउंट है जो अफेक्ट नहीं होगा? तो केवल और केवल क्या होगा, कैश अकाउंट जो है जो अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे अकाउंट अफेक्ट होंगे। क्योंकि कैश अकाउंट को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं ना है, उससे लेना देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किससे है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से। तो कैपिटल और करंट अकाउंट प्रभावित होगा, बाकी अकाउंट प्रभावित नहीं होंगे। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not a step in the process of changing the profit sharing ratio among existing partner? कौन सा स्टेप नहीं है प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो, मतलब बोला नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना है, इस प्रोसेस में कौन सा स्टेप फॉलो नहीं होगा? ठीक है, हिंदी में देख ले। पर निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ हानि अनुपात को बदलने की प्रक्रिया में एक कदम नहीं है? ठीक है, हो गया। अब इंग्लिश में पढ़ लेते, क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये था ना इंग्लिश। रिकॉर्डिंग टू रिवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, रिवाइविंग द एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करेंगे ना जब भी चेंज करेंगे। तो ट्रांसफरिंग द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब हमारा आज से चेंज हो रहा है सब कुछ,
नहीं, चेंज हो रहा है तो इससे पहले का जो भी रिजर्व सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सबको बांट लेंगे पहले, तो ये तीनों स्टेप फॉलो होगा या नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं। तो बोल रहा था कौन सा स्टेप नहीं है, तो सारे के सारे स्टेप हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ द अबव। सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स, सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, इससे क्या इंडिकेट होता है? चेंज इन करंट एसेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। ये क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, चैप्टर का नाम लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कि अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? जब भी हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या कर सेल कर रहे हैं तो दो चीज होंगी। पहला, चेंज होगा करंट एसेट में, चेंज होंगी क्योंकि अभी तक वो हमारे पास थी, हम बेच रहे हैं तो भाई कम हो जाएगा। और दूसरा चेंज हमको क्या मिलेगा? सोर्स ऑफ फंड्स मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब फंड्स का उपयोग, यहाँ पर हमको सोर्सेज मिल रहा है ना फंड्स का, तो दो चीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड चेंज इन करंट एसेट्स, इसीलिए आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। 123 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। दूसरा क्वेश्चन आ गया 124। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? कैश इनफ्लो का मतलब क्या? वैसा ट्रांजैक्शन ढूंढना है, बोला नॉट अ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो नहीं होना चाहिए, कैश इनफ्लो नहीं होना चाहिए, कैश आउटफ्लो होना चाहिए। तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, मतलब अभी तक हमारा उधारी था 10,000 का, आज हमारा उधारी 9,000 का हो गया है, तो क्या हमारे पास कैश आया होगा कि नहीं आया होगा? कैश आया होगा ना, तो ये कैश इनफ्लो है कि नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं बात? पक्का। दूसरा, शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो होगा कि नहीं होगा? जब भी हम इश्यू शेयर करेंगे तो लोग, बाहरी लोगों से कैश हमको आएगा अंदर, तो कैश इनफ्लो होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, हमको जो पे करना था, हमने जिनसे उधारी लेकर रखा था, हमको जिसको पे करना था उसमें डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम कैश बाहर निकाल रहे हैं, तो ये इनफ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स। याद है ना? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, सॉरी नहीं, देनदार। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स, इसको पूरा समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, और डेटर्स का मतलब जिसको जिसको उधार बेचा, नहीं, जिसको उधार बेचा या जिससे पैसा लेना है, नहीं, तो उधार बेचे होंगे तभी पैसा लेना है, ठीक है, जिसको उधार बेचा। और ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार लिया, नहीं, हम भी तो सामान लेंगे तभी ना बेचेंगे, जिससे हमने उधार लिया, या हम कोई पार्ट से उधार लिया, रॉ मटेरियल उधार लिया, कुछ तो लिया होगा ना। मान ली हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तभी रॉ मटेरियल तो परचेज किए होंगे ना, तो जिससे हमने उधार लिया, जिससे नो नहीं, जिससे हमने उधार लिया, वो है हमारा क्रेडिटर्स, और उसी को कहते हैं ट्रेड पेबल्स। अब यहां पर ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा कि डिक्रीज हो रहा है क्रेडिटर्स में, इसका मतलब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, और जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। अब देखिए, बहुत छोटी सी प्रश्न है लेकिन बहुत ही लेंदी भी है दोनों चीजें, तो इस तरह से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। चलिए, अब लिखना है लिख लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी। आज आपको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। कल बीएसटी की क्लास लूंगा, आज छोड़ दूंगा बीएसटी की क्लास, कल ले लूंगा, कल उसका कंप्लीट कर दूंगा, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
ये यहां तक था ना, हाँ 124 125 नंबर क्वेश्चन बोला इफ द टोटल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच अकाउंट इज क्लोज्ड, कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस पार्टनर्स में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया, कैपिटल अकाउंट्स अकाउंट्स मतलब सब कुछ बांट के हम दे दिए, ट्रांसफर कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? तो कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? दो अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। देखिए आपका रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। 125 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 126 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनपीओ से एक अलग और क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन है एनपीओ से, हाँ इसको मिलाकर 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बोला, इट डज नॉट शो कैश नॉन कैश आइटम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये बोल रहा है इसमें। बोला इट डज नॉट शो नॉन कैश आइटम, इसमें नॉन कैश आइटम जो है सो नहीं आते हैं। कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें तो कैश आइटम आएगा ही ना। कैश आइटम क्या आएगा? इसमें कैश आइटम आएगा ही, नॉन कैश आइटम की बात ही नहीं है। तो ये तो हमारे बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, अब बोला इट इंक्लूडेड ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ द करंट अकाउंट पीरियड। इसके अंदर केवल हम रेवेन्यू नेचर के चाहे खर्चे हो चाहे इनकम हो उसी को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी करंट अकाउंटिंग पीरियड का, क्योंकि वहां पर दो हम बनाते हैं, रेवेन्यू सॉरी एक मिनट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक क्या बनाते हैं एनपीओ में, क्या बनता है? एक रहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? वहां पर सिर्फ, वहां पर चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो, बैठिए, वहां पर जैसे पूंजीगत प्राप्ति हो चाहे आयगत प्राप्ति हो रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो इस साल का हो पिछले साल का हो 5 साल पहले का हो रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं ठीक है, उसके बाद चाहे पूंजीगत आय हो चाहे आयगत आय हो चाहे वो इस साल का हो पिछले साल को रिकॉर्ड किया जाएगा। पढ़े हुए है ना एनपीओ में। हाँ, लेकिन जैसे ही एनपीओ में आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तब वहां पर क्या होता है पता है? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर, है ना। लेकिन वो तो है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्या खोलेंगे वहां पर? वहां पर खोलना शुरू करेंगे कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलना शुरू करेंगे। अब वहां पर क्या होता है? केवल और केवल इट इंक्लूड ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, केवल रेवेन्यू नेचर के, केवल आयगत खर्चे और केवल आयगत व्यय को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं, बीएसटी आज छोड़ दी, भूल जाइए, पहले इसको पढ़िए ढंग से, एसटीटी पास करके आए इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, इट इंक्लूड ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। केवल इस साल का करंट अकाउंट पीरियड का जो होगा वो रेवेन्यू नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा केवल रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में यही लाइन सही है, बाकी सारे लाइन जो है वो गड़बड़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, रिसीट एंड कि वो पूंजीगत आयगत सभी तरह के प्राप्ति सभी तरह के खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, साथ ही साथ वो इस साल का हो पिछले साल का हो 2-3 साल पहले का, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो भी केवल इस साल के। आयो गड़बड़ हो गया होगा तो नहीं पूछा था ऐसा क्वेश्चन से उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं ना अधिनियम, द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट टू अप्लाई फॉर शेयर मस्ट एटलीस्ट % ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब हिंदी, इसको इंग्लिश में हिंदी में समझिए पहले। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का कितना % होना चाहिए? 5%। 6 नहीं 5 नहीं 5 कम से कम। 6 कहां से है?
वो 6% आप वो अलग बात कर रहे हैं, जो 6% बोल रहे हैं उसका अलग कंसेप्ट है, बताऊंगा मैं। हाँ वो दूसरे क्वेश्चन का बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। किसका? नहीं कंपनी में ही है लेकिन कंसेप्ट उसका अलग है, मैं बताऊंगा उसमें। अब जब कंपनी में वहां पर क्या, जैसे देखिए क्या होता है कि कंपनी में जब शेयर इश्यू की है कंपनी में शेयर इश्यू किए 100, तो कम से कम इसका कितना परसेंट, 75% अलॉटमेंट जरूर होना चाहिए, 75% जरूर बिकना चाहिए। ये भी एक कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए 100 शेयर किसी कंपनी ने जारी किया और 75% मतलब 75 शेयर अगर मार्केट में नहीं बिका, तो क्या होगा धीरज बाबू? उस शेयर मतलब उस जो इश्यू ऑफ शेयर प्रोसेस है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और फिर से नया शेयर इश्यू किया जाएगा, क्योंकि फिर वहां पता किया जाएगा क्यों हुआ ऐसा, प्राइस ज्यादा था, क्या ज्यादा था, इस कारण ऐसा हुआ। ठीक है। और कहता है कि जब हम उसका क्या रहे आवेदन राशि रखना चाहेंगे, मतलब अगर हमारा शेयर 100 का है तो ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन पर आप 1 रुपया देकर खरीद सकते हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। कम से कम एप्लीकेशन पर कितना परसेंट, 5%, मतलब 5 रुपया तो लेना ही होगा आपको। कंपनी डिसाइड करेगी ना कि मतलब शेयर को पार्ट बाय पार्ट मांगती है ना, कोई कंपनी एक ही बार मांग लेती है, कोई पार्ट बाय पार्ट मांगती है कि 100 का शेयर है तो कुछ एप्लीकेशन पे दे दीजिए, अलॉटमेंट पर हम कुछ ले लेंगे, कुछ फर्स्ट कॉल पे लेंगे, कुछ सेकंड कॉल पर लेंगे। 3 महीने से हम भी बाहर थे तो आप भी बाहर थे, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल रहा है पूरा। ठीक है, हम जानते हैं बीएसटी के लिए आए हैं, लेकिन ये भी अपना ही है। नहीं ये भी अपना ही है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 वहां भी पूछेगा, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वहां भी है। तो कहा कि जब वहां पर शेयर को इश्यू करेंगे तो 100 का शेयर है तो एप्लीकेशन पर कितना परसेंट, एप्लीकेशन में 5% कम से कम, एप्लीकेशन में 5% रुपया हमको लेना ही होगा। अगर उससे कम लेते हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। आप जो 6% वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 6% वाली बात जो है सो लागू होती है जब आप इसमें पहले ही जमा कर देते हैं, एडवांस मनी जमा कर देते हैं, उस टाइम होती है। शायद 6% है, हाँ 6% है। कंपनी में ही पढ़े, लेकिन मैं बताता हूँ ना, जब मान लीजिए कि हमको फर्स्ट कॉल का पैसा देना है 2 महीने बाद, अभी आपके पास पैसा था, आप ही ने अभी दे दिया, तो ये होता है, इसको कहते हैं एडवांस पेड। अब एडवांस जो आपने मान लीजिए आपको देना टोटल, देखिए देना था 6 और 4, जैसे अभी हम इसको शुरू से समझाते हैं। रुकिए, जैसे 10 रुपए की कंपनी शेयर इशू की, तो एप्लीकेशन पर कितना मांगेंगे, 5 रुपया तो मांगना जरूरी, मतलब 5% मतलब कितना, 0.5%, तो 2 रुपया कम से कम मांग लीजिए किस पर, एप्लीकेशन पर। कहा कि जब अप्लाई करोगे आप एप्लीकेशन का शेयर के लिए तो आपको 2 रुपए चुकाने पड़ेंगे पर शेयर, आप जितने शेयर खरीद सको खरीद। ठीक है, 2 रुपया किस पर, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट टाइम पर 2 रुपया देना पड़ेगा, और बाकी जो बचा है वो फर्स्ट कॉल पे देना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो गया ना, 6 रुपया फर्स्ट कॉल पे देना पड़ेगा। नहीं, इस तरह से प्रावधान बना दिया, तो बिल्कुल कंपनी के रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जितने का उसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने का है, 10 रुपए का, उसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 नहीं आएगा। तो हम तो 2 रुपया रख रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां तक हम एप्लीकेशन दिए, फिर जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो कंपनी ने मांगा कि ये 2 रुपया भेजिए हमको। अब हम वहां पर क्या कर दिए, ये भी 2 रुपया और ये भी 6 रुपया भेज दिए, टोटल एक ही साथ। कितना भेज दिए उसको, 8 रुपया भेज दिए। तो 8 रुपया में से 2 रुपया तो आपका अलॉटमेंट का था, तो वो तो कोई बात ही नहीं, क्या था, अलॉटमेंट का था, तो उस पर कोई बात ही नहीं बनेगी। बाकी जो 6 रुपया आपने एडवांस पे किया है, एडवांस पेड कर दिया ना, उस एडवांस पेड पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं क्या मिलेगा, वही इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट की रकम 6% है, क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, याद नहीं आ रहा है, 6% है ना। हाँ, टेबल एफ या 6% में जो लिखा होगा, अगर टेबल एफ है उसका प्रोविजन लागू होता है कि टेबल एफ में जो अगर रेट दिया रहेगा वो लगेगा, और नहीं तो 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको 6% याद है। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, 6% नहीं, गलत है, कंपनी वाले रूल में है 6%, लेकिन हाँ ये आवेदन के लिए ये रूल होंगे। और दूसरी चीज ये भी जान लीजिए कि अगर 100 शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, तो 75% उसका बिकना ही चाहिए, 75% से अलॉटमेंट होना चाहिए। नहीं, अगर नहीं हुआ तो उस
शेयरिंग प्रोसेस को कैंसिल किया जाएगा कंपनी के द्वारा, फिर से शेयर इशू किया जाएगा, ये भी रूल है। तो 3 को जान के रखिए, है ना। हाँ, एक और भी है कि अगर मान लीजिए कि आपको 2 रुपया मांगा गया, आपने नहीं दिया, जिसको आप कहते हैं क्या, कॉल्स इन एरर, तो आप आज से लेकर के जिस दिन तक आप भुगतान करेंगे उस दिन का इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है, इंटरेस्ट दिया भी जाता है कंपनी के द्वारा एडवांस पेमेंट पर, और अगर कॉल्स इन एरर किए, फेल किए कॉल, तो आपको इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा, दोनों चीजें, लेना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, है ना। तो जब कंपनी एक्ट 2013 के पूरे प्रावधान को हम पढ़ेंगे एक साथ कंबाइन, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी में पूछा जाता है, बीएसटी में फॉलो किया है दोनों चीज को, है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है वहां पर अपने पास, इसीलिए हाँ, इसीलिए दोनों को एक साथ कंबाइन करके बढ़ाएंगे ना, नहीं तो फिर उतना समय कौन लगाएगा, हम भी अब कोरिया हो गए धीरे धीरे। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, नहीं, ये भी आपके 12 चैप्टर का ही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखिए चैप्टर का नाम। नहीं, 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है, एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखिएगा, पहले जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे वो किस तरह बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, नहीं क्या, इस तरफ हमने क्या लिख दी, लायबिलिटीज कैपिटल इस तरफ ना, एल एंड सी, अब अमाउंट, तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एनालिसिस, वर्टिकल। अब जो बनता है बैलेंस शीट वो किस तरह से बनता है, हॉरिजॉन्टल नेचर का बनता है, नहीं, पहले उसमें एसेट्स की चर्चा कर देते हैं पहले, नहीं, उसके बाद उसको क्लोज करके फिर लायबिलिटीज की चर्चा करते हैं। नहीं नहीं, पहले ये सब बनता था, अब ऐसे बनने लगा क्योंकि रूल चेंज हुई। कंपनी एक्ट 1956 में ऐसे बनता था, कंपनी एक्ट 2013 की धारा आई तो ऐसे बनने लगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया किस सेक्शन के थ्रू बनता है ये, नहीं, कौन सा शेड्यूल और कौन सा सेक्शन के थ्रू बनता है, नहीं, आज धीरे जी बोलेंगे क्या सब पूछ रहा है, नहीं बाद में, अभी बहुत लंबे हो जाएगा, नहीं 128 क्वेश्चन, हमको 150 क्वेश्चन आज खत्म करना है इसको, क्योंकि कल पूरा टाइम बीएसटी पर हमको देना है, उससे क्वेश्चन कल उसके भी बचे हुए हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस, तो बोला वर्टिकल एनालिसिस को कोई और भी नाम है क्या, तो बोला और भी नाम है, उसका नाम है, उसको कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस। क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक या स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कहते हैं, ये वाला वर्टिकल एनालिसिस का दूसरा नाम है स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। चलिए 129 तक, which of the following is not a method used to calculate the value of goodwill for new partner। अच्छा, न्यू पार्टनर, फिर से क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट किया क्या, अभी जस्ट पढ़े थे ना सेल्फ वैल्यूएशन गुडविल, दोबारा क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे पहले भी तो क्वेश्चन पढ़े है ना ऐसा, क्वेश्चन उलटिए, 118 नंबर क्वेश्चन में नहीं था क्या, 118 नंबर क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, नॉट अ मेथड है 118 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ पर 129 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर न्यू पार्टनर, बात तो एक ही है ना, ठीक है। आंसर यहाँ पर, लेकिन आंसर दोनों में क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, देखिए तो आंसर चेंज होगा कि नहीं, आंसर उसमें भी क्या था, ई लगा हुआ था ना ऑप्शन में, 118 नंबर क्वेश्चन खोल के देखिए ना, इसमें भी ई लगा हुआ, उसमें भी ई लगा हुआ है, देखिए, हाँ, अच्छा वहां छोड़िए ना, हम बताते हैं, देखिए 129 नंबर भी क्वेश्चन वही है और 118 नंबर क्वेश्चन वही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, और वहां पर लिखा हुआ था कि फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप नहीं, क्वेश्चन जब वो सेट कर रहे थे तो वो भूल गए कि ऐसा क्वेश्चन पहले सेट कर, नहीं बात तो एक ही होगी ना कि जब हम गुडविल को वैल्यूएट करने जाएंगे तो चाहे पार्टनरशिप फर्म के लिए का है चाहे न्यू पार्टनर के लिए करें, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड तो एक ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। तो ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ द अबव, नॉट अ मेथड बोल रहा है,
तो सारे मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है, नहीं तो तीनों के तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। भाई अकाउंट्स में नॉट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, और बीएसटी में भी कल था नॉट वाला, तो नॉट वाले को बढ़िया तरह से पढ़ के फिर आंसर करिएगा, नहीं तो गलतियां बहुत हो जाएंगी। चलिए, बोला इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर इन देयर शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, विच अकाउंट इज क्रिएटेड। देखिए जब नया पार्टनर आता है तो क्या करता है, दो पैसा लेकर के आता है ना, और पैसा किस चीज के लिए लेकर के आता है, दो चीजों के लिए, एक कैपिटल के लिए, तो धीरे जी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या है, पूरा मन बना चुके, ये भी जरूरी है, वो है अपने बीएसटी में भी है, अब हाँ बीएसटी भी है, हाँ बीएसटी में भी है, ठीक है। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैश फॉर देयर शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब जब नया पार्टनर आता है बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कुछ कैश लेके आता है, और कैश दो चीजों के लिए लेकर के आता है, पहला जो उसका उद्देश्य होता है कैपिटल को फुलफिल करना, और दूसरा जो उसका उद्देश्य होता है वो क्या करना, गुडविल का हिस्सा। इतने दिन जो फॉर्म चली है उसका तो गुडविल का हिस्सा वो देगा ना, तो उस समय पर कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे ना, कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे, दूसरा कौन सा अकाउंट हो, कैश अकाउंट थोड़ी कथी होगा, क्योंकि मान लीजिए कि वो 1000 रुपया लेकर के आ रहा है, उसमें से 900 रुपया किसके लिए है, कैपिटल के लिए है, और 100 रुपया क्या है उसका, गुडविल के लिए है, 100 रुपया क्या है उसका, गुडविल के लिए है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अकाउंट जो क्रिएट होगा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्रिएट होगा, ठीक है। पहला जो आ रहा है उसके नाम से क्रिएट होगा, और ये गुडविल भी क्रिएट करेंगे, फिर बाद में इसको क्या करता है, जो पुराने पार्टनर्स है वो बांट लेता है, तभी तो हिस्सा देगा ना। अब हिस्सा हम दे रहे हैं अपना, क्योंकि सेक्रीफाइस तो कुछ करेगा तभी नया आ सकता है ना। मान लीजिए अभी हम लोग इतना इतना खा रहे थे, अब तीसरे को भी खिलाना है, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करेगा तो वो जो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है, जो सेक्रीफाइस करेगा वही खाएगा ना। बोलता है कि हिस्सा दे दो, भोजन दे दो, तो भोजन के लिए पैसा लेके आ जाओ। मान लिया अब 2 रोटी खरीद करके निकले रेस्टोरेंट से, एक हम एक धीरज जी, क्यों, अब कोई तीसरा हो जाएगा, नहीं हम भी खाएंगे, तो भाई आधा आधा दोना नहीं देते हैं तुमको, उसके बदले में पैसा दे दो हमको, या एक कौन देते हैं, पैसा दो उसका बारे में, तो फिर वो पैसे को हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स बांटते हैं। लेकिन वहां पर जो अकाउंट क्रिएट होता है वो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, किसके नाम से, जो पार्टनर्स आ रहा है उसके नाम से, ठीक है। चलिए, which of the following accounts is not affected when partners retire, by partners से इतना क्वेश्चन है ना अकाउंट्स में, जब पार्टनर्स रिटायर करेगा तो कौन से अकाउंट अफेक्ट नहीं होंगे, कौन से अकाउंट अफेक्ट नहीं होंगे, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, करंट अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा, रिटायर करा तो पैसा देना पड़ेगा ना, सिर्फ बोलेंगे रिटायरमेंट हुए जाइए, नहीं सर, उसके जो हिस्से हैं उसको भी देना पड़ेगा, और उसके हिस्से कहां से निकाल के देंगे, कैश अकाउंट से निकाल के देंगे, तो कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा, तीनों अफेक्ट होगा, तो आप पूछ रहा कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 132 नंबर, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर, मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए जो प्रोविजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर का कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा ही, तो उसका प्रोविजन पहले कर लेना है, तो उसका जो प्रोविजन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, कहता है आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखिए जब भी आप डिस्काउंट का प्रोविजन करने जाते हैं तो सबसे पहले कहता है कि आपको पहला क्या करना चाहिए, पहले आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भैया हमको 1000 रुपया मार्केट से उठाना है, लेकिन मार्केट से उठा के नहीं दे रहा पैसा हमको, तो आप प्रलोभन देते हैं कि डिस्काउंट ले ले भाई, 1000 का 800 दे दे, 700 दे दे, लेकिन लेकर के आ जाओ। तो उसका प्रोविजन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा से हमारा 1000, तो पहले आप डाउटफुल को पहले डिडक्ट कर लीजिए, इसके बाद फिर प्रोविजन कर सकते हैं किसके लिए, डिस्काउंट के लिए, ठीक है, कि पहले डेटर्स में से प्रोविजन करेंगे किसके लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, और उसको घटाने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा फिर उस पर प्रोविजन करेंगे डिस्काउंट ऑन
डेटर्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए ये 11th की चैप्टर की आ गई। 132, हाँ 133 यहाँ। Which types of codes are usually assigned to source document for facilitating document search? किस तरह का कोड हम वहां पर देते हैं? जब इनवॉइस पर करते हैं तो क्या करते हैं? मान लीजिए इनवॉइस हम कब काटे, कैसे याद रहेगा? तो उसका सीरियल नंबर देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? सिक्वेंटल कोड कहते हैं कि 1 2 3 4। भाई पहले एक नंबर रसीद काटे होंगे तभी दूसरा। अगर मान लीजिए कि अगर कहता कि विच टाइप्स ऑफ कोड आर यूजुअली असाइन्ड टू सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग डॉक्यूमेंट सर्च। अब कोई डॉक्यूमेंट आपको सर्च करना है तो 20वां नंबर रसीद आपको मिल रहा है जो कि आपने काटा था 20 मार्च को, तो निश्चित रूप से कि 19वां नंबर रसीद उससे पहले कटा होगा, उसके बाद तो नहीं कटा होगा। और ये तो उसके लिए क्यों कि उसके आपने सिक्वेंटल कोड दिया हुआ, सिक्वेंटल कोड से आपको पता चल रहा है। अगर वो सिक्वेंटल कोड उस पर नहीं दिया रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, जैसे हम 20वां नंबर रसीद आज काट रहे तो पता हमको पता है कि 19वां नंबर रसीद जो हम पिछले महीने ही काटे होंगे, अगले महीने तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिक्वेंटल कोड कहते हैं। When the time of withdrawals is not mentioned, interest on drawing is charged. जब टाइम्स ऑफ विड्रॉल जो है सो निश्चित नहीं है, सॉरी टाइम ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज किया जाएगा? 8 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए। मतलब आप विड्रॉ तो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट जैसे विड्रॉ करते तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा ना, लेकिन वो टाइम पीरियड ही नहीं पता है, तो मोटा मोटा क्या करेंगे? लगभग 6 महीने का। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए कि हमारा अकाउंट बंद होता है मार्च में और मैं आज विड्रॉ कर रहा हूं, तब भी 6 महीने का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मेंशन होगा तो उतनी ही देना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? फॉर 6 मंथ, 12 मंथ का नहीं, 6 मंथ का, आधा आधा, ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, बीच बीच जा रास्ता। चलिए 135 नंबर। इफ द रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यू आर पेड इन कैश, विच अकाउंट इज डेबिटेड? अगर हम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको कैश में पेड कर देंगे तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट नहीं। अगर मान लीजिए कि हम किसी का पूंजी चुका दे तो कैपिटल डेबिट कर देंगे ना। कैपिटल क्रेडिट मतलब क्या? चले जा रहे हैं तो क्या उसमें से पैसा हटा देंगे, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, उसका बंद ऐसे क्लोज, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस दिन हमने क्वेश्चन बताया था इसको, कल ही क्वेश्चन निकली थी ना 1.0 में, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था इसी फॉर्मूले पर किया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे रेवेन्यू। ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। हाँ, नया फॉर्मूला है और 1.0 में पूछा था ये क्वेश्चन, कल परसों मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है इनको। ये लिख लीजिए फॉर्मूला, ये लिख दियो ना यार, अब तुम ठंडा नहीं लगे हाथ में। बाप रे, हम भोर शतान से खुले पैरे और हाथों नहीं होती है इस तरह, तो लिख रहा है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे रेवेन्यू इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक नया फॉर्मूला है। हाँ, अकाउंटिंग रेशियो से। अरे सब जो बीएसटी के टीचर बन जाए, अकाउंट्स के टीचर कम है तो की करो, हमरा लग चला फिर है एबर चले थे, लेकिन हाँ जनरल में बहुत कम कम। रोस्टर में पता चल जाता है कि लगभग लोग कुछ उसमें बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3.0 में जो पास किए, अब जो ज्वाइन नहीं करेंगे, मेहनत की जरूरत है क्योंकि सब इसी में कूदेंगे। नहीं, जितना फ्रंट एंड में भी जाते सब मतलब बीएसटी पे है। नहीं, बीएसटी के क्या है ना कि अकाउंटेंसी उसके लिए बढ़िया है जो काफी करंट्स में है, ठीक है, या प्रैक्टिकल में आपको मजा आ रहा है क्योंकि उसमें फॉर्मूला सब 2-3-4 याद करना पड़ेगा। ईपीएस कॉम्प्लेक्स है, हाँ उसमें टिपिकल वर्ड्स है, हाँ, और बीएसटी इसलिए हल्का लगता है कि उसके जो वर्ड्स है वो उतने टिपिकल नहीं लगेंगे आपको।
जनरली यूज में भी है वर्ड सब, तो इसीलिए, और वो थियोरेटिकल पोर्शन है। अब ये नहीं कि आप ही बदल दीजिएगा इसको देख करके, जिसका जो अपना है वो अपना करके करे। हाँ, और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी चीज है, देखिए जिसका जिसमें मजबूती है अपना, आपको लगता है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आपको वही करना चाहिए, है ना। और खासकर मैं अपनी बात करूंगा तो भाई मैं दोनों बढ़िया तरह से पढ़ सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। इसको लिख दिया ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का 137 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is not a reason for the dissolution of partnership firm? पार्टनरशिप फर्म का कौन सा रीजन नहीं है? रीजन ये नहीं पूछा, बोला रीजन नहीं है। अगर पार्टनर रिटायरमेंट करेगा, रीजन है कि नहीं है? नॉट अ रीजन, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, बोला रीजन नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? रीजन हैं। ये सारे के सारे क्या है? रीजन हैं एक फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूट करने के लिए। चाहे पार्टनर्स रिटायर कर जाए, चाहे पार्टनर डेथ कर जाए, चाहे पार्टनर इंस्टॉलमेंट कर जाए। अब देखिए डेथ कर जाएगा तो जो बाकी बचे पार्टनर होंगे वो मन करेगा तो चला सकते हैं, नहीं तो डिसोल्यूट करवा सकते हैं। नहीं क्यों? रिटायरमेंट कर गया तो मन करेगा तो हम चलाएंगे, हम तुम सवाल में, नहीं तो बंद कर देंगे। इंस्टॉलमेंट होगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो भाई बेसी खत्म हो गई है एक चीज की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है। 138 Which of the following accounts is not prepared during the dissolution of partnership firm? जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो रिलायंस अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाते हैं, और एक और भी बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये पूछा था कि कौन सा अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, सारे के सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। Which account is created with the sale proceed of asset during the dissolution process? नहीं, अब रिलायंस अकाउंट में एक ही तो काम होता है कि सारे एसेट्स को बेच करके सारे जितने भी लायबिलिटी उसको पे करना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एसेट का सेल प्रोसीड, मतलब उससे के सेल करने से जो पैसा आएगा उससे हम क्या करेंगे? रिलायंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो पेमेंट करेंगे उससे रिलायंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर रियलाइजेशन, उसी को हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। बचा है तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। आधा स्टेट का एग्जाम है आज आपका। Which of the following is not a step in the dissolution process of partnership firm? जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होती है तो कौन से स्टेप को फॉलो नहीं किया जाता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, नॉट अ स्टेप। सेटलमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स, आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। लगातार आंसर आए हैं नन ऑफ द अबव, 137, 138, 140 का एक ही बीच में घुसे। और ये नन ऑफ द अबव जब भी बात आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा जोड़ी नहीं है भाई। नन ऑफ द अबव आंसर है तो नन ऑफ द अबव है। इसमें बहुत अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा है इस बार। हाँ, इस बार काफी आया है। नॉट प्रश्न में नॉट यूज किया गया है, और आंसर बहुत सारे के नन ऑफ द अबव आए हैं, ठीक है। The partners capital account have a debit balance after the dissolution process. It indicates, अगर मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। नहीं, अगर आप डिसोल्यूशन के बाद किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब है उसको उतना पैसा देना है। किसको? फर्म को। और अगर क्रेडिट है तो मतलब फर्म को उसको उतना पैसा देना है। बात समझे कि अगर डिसोल्यूशन के बाद किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट है, इसका मतलब उतना पैसा वो क्या करेगा? उसको फर्म को देगा, नहीं। और अगर मान लीजिए कि क्रेडिट है तो मतलब फर्म उसको उतना पैसा लौटाएगी। की बोले वो गर्मी लग रहा है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। 142 नंबर। Which account is created when a company issues share at par? शेयर एट पार, शेयर तीन तरह से किया जाता है ना, शेयर एट पार, शेयर एट प्रीमियम, शेयर एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वाले तो हटा ही दिए गए 2013 से, अब दो ही तरह से कर सकते हैं, शेयर एट पार, शेयर एट प्रीमियम।
हाँ, लेकिन अगर आपको बोनस शेयर इश्यू करना है तो फिर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। नॉर्मल शेयर को आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया था, क्योंकि इससे क्या होता था पता है, इससे कंपनियां मैनिपुलेट करती थी। अब मान लो दो तरह की एक ही फॉर्म में, एक ही काम में दो तरह की कंपनियां हैं, अब कोई डिस्काउंट पे इशू कर रहा है शेयर, कोई नॉर्मल इशू कर रहा है, तो निश्चित रूप से लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, तो मार्केट खराब होगा ना। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव चीज ना रहे। एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब ऐसा कोई काम हम नहीं करें जिससे मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन खत्म होगी तो नुकसान किसका होगा? जनता का। जैसे मान लीजिए कि पहले एक ही कंपनी का प्लेन उड़ता था, स्पाइस जेट का। सबसे पहले लाइसेंस मिला था दरभंगा में स्पाइस जेट को ना, तो स्पाइस जेट को मिला था तो वो अपने मनमाने तरीके से दाम रखता था। इंडिगो को मिल गया, अब दो हो गए, तो देखेंगे स्पाइस जेट और इंडिगो के दाम पैरेलल ही रहेंगे। अगर उसका 10,000 है तो इसका नहीं, सीधे 5,000 नहीं है, मतलब 8-9,000 के लमसम रहेगा, क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव बना रहना चाहिए। नहीं तो अब उसको था कि मन करता था कि होली में बहुत बढ़ा दे, 16,000 तक जाती थी, 17,000 तक जाती थी, अब वो पैरेलल में रखता है, क्योंकि इंडिगो के पास काफी फ्लाइट्स हैं और वो सस्ती फ्लाइट की है ना। क्यों? अगर आसमान में सबसे अगर सस्ता उड़ना है तो एक ही उड़ा सकता है आपको, इंडिगो, इंडिया गो। ठीक है। विच अकाउंट इज क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी इश्यू शेयर पार? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा, कैश अकाउंट क्रिएट किया जाएगा? तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां पर उसका एंट्री जो होता है वो तो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इश्यूड। जो शेयर को हम जब्त करेंगे क्या उसको हम री इश्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमको वैसा ढूंढना है स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है। दूसरा, बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर इट इज नेसेसरी टू गिव नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर। किसी के शेयर को फॉरफिट करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ये भी सही है। चलिए अब लाइन पे आ रहे हैं धीरे धीरे। The profit on reissue of forfeited share is transferred to general reserve account। और फॉरफिटेड शेयर से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? तो मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए वो चुका दिया था, 6 रुपए नहीं चुका रहा था, अब बार बार मांग रहे थे, दे रहे दे नहीं दे रहा था, आप शेयर फॉरफिट कर लिए, अब तो फिर उसको री इश्यू करेंगे। लेकिन अभी जो 4 रुपया है वो क्या है? अभी जो 4 रुपया है वो प्रॉफिट है हमारा। तो क्या कहा कि उस प्रॉफिट को जनरल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर करेंगे? नहीं, उस प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहता है कंपनी अधिनियम कि 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपया किसी व्यक्ति ने दे दिया, 6 रुपया नहीं दिया, तो इससे तुम क्या कर लिए? उसके शेयर को तुम फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए कंपनी के द्वारा। अब कंपनी ने जब जब्त कर लिया तो फिर तो तुम उसको री इश्यू करोगे, तो ये जो 4 है उसको तुम सेटलमेंट करोगे किस पर? री इश्यू पर। ठीक है। हाँ, फिर री इश्यू के बाद अगर कुछ बचा रहेगा पैसा, तब उसको कहां ले जाओगे? जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। डायरेक्ट नहीं, पहले द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नहीं, उसको जनरल रिजर्व में नहीं, अब उसको सीधा कहां पर ले जाएंगे? डायरेक्ट हम पीएल में, डायरेक्ट जनरल रिजर्व में नहीं। तब उसको ले जाना है, लेकिन पीएल में ले जाना है, जनरल में नहीं, क्योंकि वो रिजर्व नहीं है तब तक। ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेयर इश्यू? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, हम कैश के लिए शेयर इश्यू कर सकते हैं, करेक्ट है? नहीं कर सकते? कैश के लिए शेयर इश्यू कर सकते हैं ना। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि शेयर इश्यू करने के सारे टाइप हैं ये। नहीं, अगर हमको एसेट चाहिए, कोई मशीन परचेज करनी है, पैसा नहीं है, तो जो मशीन बनाती है बेचती है उसको हम क्या कर देंगे? उतना शेयर दे देंगे, हो सकता है ना। तो उसी को क्या कहेंगे? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डायरेक्ट जनता से हम कैश ले लेंगे। बोनस बांटना है तब भी शेयर इश्यू कर सकते हैं ना। बोनस देने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? अपने स्टाफ को एक एक शेयर ही दे देंगे, जाओ ले लो, या 10 शेयर दे दिए, ऐसा हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। लास्ट ये पेज है भैया 150 तक।
फ्रॉम व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फॉर द सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर को रिडीम करना होता है, पता है हमको, क्योंकि मान लीजिए 20 साल के लिए डिवेंचर हमने इश्यू किया है, तो 20 साल बाद क्या करना होगा, जो पैसा बनता है उसको दे करके और हम डिवेंचर क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। ऐसा है बिल्कुल। लेकिन अब कहता है कि डिवेंचर को रिडीम करना है, तो उसके लिए 20 साल बाद पैसा कहां से आएगा, तो जमा आज ही से करना शुरू करेंगे ना। मतलब समझ, इसका मतलब ये समझना है कि अगर 20 साल बाद हमको कोई काम करनी है और बड़ा काम करना है, तो उसकी शुरुआत कभी करनी पड़ेगी, अभी से। ठीक है, तो 20 साल बाद टीचर बनने के बाद क्या काम करना है, वो कितने एज में टीचर बन जाएंगे, कभी कितना एज है आपका, 28, मतलब बिल्कुल मेरे सिमिलर है फिर तो एज में, आपका हमसे ज्यादा है। नहीं मनीष जी, मान ले 30, हाँ, तो मान ले 30 में बनते हैं, तो भाई 20 साल बाद क्या कौन सा काम करना है आपको, ऐसा 50 साल में कौन सा काम करना है, घर बनाना है, बहुत बड़ा घर बनाना है, तो आज से क्या करना होगा, एक अलग से फंड जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग से एक फंड जमा करनी पड़ेगी ताकि हमको बड़ा काम करना है। तो कंपनी भी वैसी तरह से काम कर रही है, क्योंकि 20 साल बाद डिवेंचर को रिडीम करना है, तो आज से छोटा छोटा अमाउंट उसमें जमा करते जाएंगे। तो हमने कहा कि अलग से जो बनाना पड़ेगा, तो आप मान लीजिए कोई गुल्लक बना लेंगे, कोई अकाउंट खुलवा लेंगे, लेकिन ये जो अकाउंट खुलता है उसका नाम है कौन सा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में पैसा जो हम ट्रांसफर करेंगे कहां से करेंगे, अपने सेविंग अकाउंट से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, या सरप्लस अकाउंट से करेंगे, कौन से अकाउंट से करेंगे। आप घर बनाने के लिए पैसा कहां से काटेंगे, पेट काट कर जमा करेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, मत काटिएगा, पता चलेगा कि पेट काटते काटते आप बीमार हो गए, नहीं हो 20 साल, नहीं पेट काटना मतलब अब होता है ना कि लोगों को बहुत सारा जोर से मार देना, भाई सैलरी इतनी अच्छी नीतीश कुमार द्वारा इसीलिए दी जा रही है कि पेट नहीं काटना पड़ेगा, नहीं। और पहले तो भाई 2-2-3 साल पे मिलता था, 2-2 3-3 महीने में मिलता था, अब एकदम करंट पे मिलता है, जो बात है ये नहीं, मेहनत का फल तुरंत मिलता है, जो बात है। भले ही ड्यूटी कितनी भी कस के लिए जा रही हो, जितने भी टीचर बने हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कंप्लेन किया कि पेमेंट हमको टाइम पे नहीं मिल रहा है, नहीं, कहीं से कहीं ने जुगाड़ की करके एकदम समय पर दिया जा रहा है। भले ही जो पुराने टीचर उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रोफेसर को टाइम लग रहा है वेतन आने, लेकिन टीचर जितने भी नए बने सबको टाइम पर दे रहा है, तो पेट काटने की जरूरत नहीं है। तो सेविंग अकाउंट से तो पैसा दे नहीं सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, अगर कुछ सरप्लस बचता है तो फिर करिए। ठीक है, सरप्लस मतलब जो अपनी जो जरूरत है, जो असली एक्चुअल नीड है, एक्चुअल नीड के बाद जो पैसा बचेगा उसको जमा करना है कुछ बड़े काम करने के लिए आफ्टर द 30 ईयर्स, क्योंकि 65 साल में रिटायर होंगे ना, कितने साल में टीचर कितने साल में रिटायर होते हैं, 60 साल में, अच्छा प्रोफेसर रिटायर होते हैं 65 साल में, नहीं 5 साल ज्यादा है उनका। आंगनवाड़ी को किया है 65 साल कर दिया, पहले 60 में रिटायर होते थे, 65 कर दिया, पहले प्रोफेसर भी 60 में होते थे, पहले 62 किया फिर 65 हो गया, तो 5 साल बढ़ जाएगी, बढ़िया है। लेकिन 60 के बाद पढ़ा क्या करिएगा छुट्टी उसके, तो उसके बाद जाकर के लोगों को भगवत भजन में लगनी चाहिए, है ना। तो कहां से करेंगे, फॉर्म सरप्लस अकाउंट। ठीक है, तो सरप्लस पैसा बचा रहेगा, उससे बड़े काम करने के लिए पैसे जमा करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल ऑन एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जब हम गुडविल खरीद रहे हैं किसी से, ठीक है, तो जब गुडविल खरीद रहे हैं तो उस समय करेक्ट जर्नल एंट्री कौन सा होगा, डेबिट गुडविल, क्रेडिट कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे क्या, अगर गुडविल खरीदेंगे तो कैश हमारा जाएगा ना, जो चीज जाएगा उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, सही है गड़बड़ है, सब देखिए ना, सही है गड़बड़ है, ठीक है। अब जब हम गुडविल को एक्विजिशन करेंगे तो उसका करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, इसमें से दिया हुआ 1.46 का, जब खरीदेंगे गुडविल को, तो डेबिट गुडविल, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट कैश, डेबिट ये दोनों तो नहीं होगा, इतना तो हमको पता है, मैं बता दो, चलो बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, चलिए इतना हटा दिया हो, ये बताइए होगा कि नहीं होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश को क्रेडिट करेंगे, सही है गड़बड़ है, पक्का
चलिए ये लाइन लिखिए कॉपी पर, ये प्रश्न जो है लिखिए कॉपी पर। विच, अब मतलब हिंदी में लिखिएगा, ये हिंदी कर दे रुकिए। अधिग्रहण पर ख्याति, मतलब ख्याति का अधिग्रहण करने पर एंट्री क्या होगी, या जनरल एंट्री क्या होगी? अधिग्रहण पर, सॉरी, ख्याति के अधिग्रहण पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये लिखिए, ये प्रश्न है आपका। ठीक दिया ना? चलिए एक बार इसको सर्च करके आइएगा, ठीक है? लेकिन बी और सी आंसर नहीं होगा पक्का। 47 बोला विच अकाउंट इज क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी इश्यूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी तो कौन से अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा? निश्चित रूप से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को नहीं। अगर इक्विटी शेयर जारी करेंगी तो किसको क्रिएट किया जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर जारी करती तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। लेकिन 146 वाला क्वेश्चन को करके आना है कल। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी में होते हैं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि आर्टिकल्स जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कामकाज होगा, नहीं वो किसके हिसाब से होगा? आर्टिकल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड को किस नाम से जानते हैं? एक नाम उसका और हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो कौन सा सोर्स हमें अपनाना पड़ेगा? प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, हम प्रेफरेंस शेयर आपसे ले लेंगे और उसके बदले इक्विटी शेयर नया जारी कर देंगे, हो सकता है तरीका। प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को बेच करके फिर आपसे हम नहीं सेल को एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, पैसा आपको दे करके हम अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हम बहुत सालों से प्रॉफिट जमा करके रख रहे हैं, उसके लिए छोटा 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 पार्ट में, उस सभी चीजों को क्या करेंगे? एक साथ भुना लेंगे। ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? आपसे अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करवा लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि एक से ज्यादा सोर्स है। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? कौन सा कंडीशन नहीं है? बोला प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। उसी प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जाएगा? रिडीम किया जाएगा जिस प्रेफरेंस शेयर पर सारा का सारा पैसा आ चुका था, फुल्ली पेड अप हो चुका था। पहली चीज है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीमेबल। ये भी देख लेना है कि क्या वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है या नहीं। अगर रिडीमेबल नेचर का नहीं है, मतलब उसको वापस नहीं लेना है, तो उसको रिडीम नहीं करेंगे। एंड तीसरा है रिडम्पशन मस्ट बी आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडम्पशन क्या होना चाहिए? आउट ऑफ प्रॉफिट से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से होना चाहिए। हम क्या करेंगे? फ्रेश शेयर इश्यू करके भी तो रिडीम कर सकते हैं ना। तो आंसर ये क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? सी गलत है, बाकी सारा सही। ये रहा आपका पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से एक मैंने खाली होमवर्क दिया है कि अगर मैं गुडविल को क्या करूंगा? खरीदूंगा, अधिग्रहण करूंगा, तो कौन सी जर्नल एंट्री की जाएगी? ठीक है, इसको बताना है। ठीक है,